अच्छा नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है शेर अफजल मरवत साहब की। बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। एक तरफ एक दिन उन्होंने तकरीर में कुछ कहते हैं कि उन्होंने इजाज़त ले के सख्त तकरीर की, अब अगले दिन जो उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो बिल्कुल पेंतरा बदल के आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने गुमनामी के पाताल से जिसको निकाल कर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, वो अब घर का बेदी बनकर लंका डालने की नेट प्रैक्टिस कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की और चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में, स्पीकर चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में शेर अफजल मरवत ने यह वादा किया है कि वो अब ख्वाजा आसिफ और नून लीग की ट्रोलिंग नहीं करेंगे। और ज़राए कहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब की वो जो मर्ज़ी कहें, जितनी मर्ज़ी तरदीदें करें, उनकी अगली मंजिल नून लीग ही है। हालांकि पीपल्स पार्टी भी इन्हें अपनी जमात में शमूलियत की दावत दे चुकी है। बहरहाल नाज़रीन, ये शेर अफजल की अपनी मर्ज़ी है कि वो नून लीग में जाएँ, MQM में जाएँ, जहाँ जाएँ उनके साथ होना वही है। मगर उन्होंने तहरीक इंसाफ पर जो संगबारी शुरू कर दी है ना, शायद वो इसके नताइज से पूरी तरह आगाह नहीं है, या आगाह हैं भी तो इसके बावजूद वो नताइज भुगतने के लिए तैयार है। जैसा कि पहलों को भी पता था कि साढ़े नल की होनी है, इसके बावजूद उन्होंने वो पत्थर चूम लिया था। या वो मायूसी के ये भी कहा जा सकता है कि उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं। चंद रोज़ कबल एक सहाफ़ी के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बहुत सी मतनाज़िया बातें की, मगर सबूत किसी का भी पेश नहीं किया। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं उसमें कि PTI का सोशल मीडिया उनका मुखालिफ है, और ये मुखालफत उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन नामजद किया, उन्हें ज़िम्मेदारी सौंपी, यानी शेर अफजल मरवत साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो इसका मीडिया में ऐलान करें जाके। ये अजीबो गरीब बोंगी है जो शेर अफजल और मरवत साहब मार रहे हैं कि भाई, और बकौल शेर अफजल साहब पार्टी में एक शख्स ऐसा है जो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं बनने देना चाहता था, और वो शख्स अभी भी पार्टी में है, और इसी वक्त से पार्टी में उनकी मुखालफत शुरू हो गई। पहले तो ये कहानी नाज़रीन बिल्कुल बेबुनियाद लगती है, जैसे मैंने अर्ज़ किया है ना, मुमकिन सी बात है। अगर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन नामजद कर दिया था तो किसकी मजाल है कि वो इसकी मुखालफत करता? सोचने वाली बात है ना। ऐलान तो महज रस्मी कार्रवाई थी, फिर ये हुमा जो है वो शेर अफजल मरवत के सर क्यों बिठाया गया कि वो सुबह 11 बजे ऐलान करें? शेर अफजल के सामने तो नहीं हुई ना ये नामजदगी। तो कहते हैं कि जी उस वक्त इस मुलाकात के मौके पे जेल में उमैर नियाज़ी, हामिद खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र और शुएब शाहीन भी मौजूद थे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्हें इसमें साजिश की बू नज़र नहीं आई। अच्छा नाज़रीन, मैं ये भी यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि मैंने ये जो 4 शख्सियात हैं इनमें से 2 से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये बात हुई ज़रूर थी, लेकिन इस बात में एक ये ज़िम्मेदारी इमरान खान ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को सौंपी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये बात बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से कही थी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जाके अनाउंस करें कि बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी को लीड करेंगे। तो ये इन्होंने अपने ज़बरदस्ती हुमा पकड़ के, उड़ता हुआ हुमा पकड़ के अपने सर पे बिठाने की कोशिश की है, जो बैठने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, सारे यही कह रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे मज़ा खेज़ बात शेर अफजल ने कही है वो ये है, वो कहते हैं कि PTI का सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूबर्स को एक शख्स डील करता है। इमरान रियाज और सदीक जान जैसे यूट्यूबर भी उसी शख्स से हैंडल होते हैं, मगर उन्होंने PTI की इस तोप शख्सियत का नाम, बाकी सब नाम बता दिए, उस शख्सियत का नाम नहीं बताया जो सबको हैंडल कर रही है। अजीब हवानक सी कहानी है। पहली बात तो यह है नाज़रीन कि इमरान रियाज और सदीक जान क्या PTI के वर्कर हैं जिन्हें पार्टी की तरफ से हुक्म आता है? इमरान खान की हुकूमत के दौरान उनके वज़ीर आला, अगर आपको याद हो, हुकूमत के जब खान रूल कर रहा था, खान साहब की हुकूमत थी, तो उनके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो थी वो इमरान रियाज खान ने की थी। और जिस इमरान रियाज को बदतरीन रियासती जबर अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा सका, उसे PTI का एक शख्स हैंडल कर रहा है। उसकी दी हुई लाइन पर इमरान रियाज वीलॉग करता है। शेर अफजल साहब, आपकी दलील तो यहीं ठीक है। फिर अपने फ़ज़ाइल बयान करते हुए शेर अफजल साहब कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के लिए एक असासा था। खुद ही कह रहे हैं आप ही, मैं एक जुनूनी की तरह जो कुछ PTI के लिए किया मैंने, उस पर मुझे फ़ख्र है, और अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दूँ और इलेक्शन में अपनी हैसियत देख लूँ। तो शेर अफजल साहब, इसमें कौन सी गलत बात है?
जब आप खुद को इमरान खान से बड़ा लीडर समझने लगे हैं तो इसको जांचने का कोई तो पैमाना होना चाहिए ना, डर क्यों रहे? और वो पैमाना यही है कि आप इस्तीफा दें और मुनसिफाना इलेक्शन में पीटीआई के टिकट के बगैर जीत कर आए। बेशक आप पूरी हुकूमती वो तो आपको हुकूमती सपोर्ट हो मिल ही जाएगी, मिलनी है। जब आप पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ें, हिम्मत करें, एक दफा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में आपकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद शेर अफजल कहते हैं कि पीटीआई में मुझसे हिसाब मांगने वाले जानते नहीं हैं कि मैं नॉर्मल आदमी नहीं, मैं डरता नहीं, हर किसी से लड़ जाता हूं। तो शेर अफजल साहब, पीटीआई के कायदीन और कारकुनों का आप पर सबसे बड़ा इतराज ही है कि आप नॉर्मल नहीं है। आपका पता ही नहीं चलता कि कब आप पोरस के हाथियों की तरह अपने ही लोगों को कुचलने लग जाएं। फिर आपने अपनी कुर्बानियां भी गिनवाई हैं कि आपका फार्म हाउस गिराया गया, आपके उजड़े को आग लगाई गई। तो इस बारे में सिर्फ इतना कहना था शेर अफजल साहब कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जहां जवानों ने सीनों पे गोलियां खाई हैं, जायदादें तबाह करवा ली हैं, कारोबार बर्बाद करवा लिए हैं। पुलिस के जबर का ना खत्म होने वाला सिलसिला आज भी जारी है, आज तक। और ये सब कारकुन बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़े दिल के साथ, कलेजा बड़ा करके बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको तो पार्टी ने कौमी असेंबली तक पहुंचाया, नाम दिया, इसके बावजूद आपने इमरान खान पर ही तनकीद शुरू कर दी। शेर अफजल मरवत साहब, बहरहाल आप अपने रवैये पे ज़रा ठंडे दिल से गौर ज़रूर कीजिएगा और देख लीजिएगा। वैसे ऐसे मौके पे कोई नसीहत जो है या कोई भी मशवरा जो है वो इस तरह के कान इस तरह के मूड में सुनने के लिए तैयार नहीं होते। चारों तरफ से आवाज़ यही आ रही होती है, ओ पैजा शेरा, वह बिल्कुल यही आवाज़ आती है। तो आपके कान भी इस वक्त वही आवाज़ें सुनना चाहते हैं। ओ शेर अफजल मरवत साहब, आप ही हैं, कौन इमरान खान? तो इस वक्त आपको ये बात समझ नहीं आएगी, ना आपको जहांगीर तरीन का अंजाम नज़र आएगा, ना आपको खटक का अंजाम नज़र आएगा, और दीगर पता नहीं कितनी एक लंबी फहरिस्त है, किसी का अंजाम भी नज़र नहीं आएगा। जब आप पर हो गुजरेगी फिर आपको पता चलेगा, फिर बहुत तख़ीर हो चुकी होगी। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया एक नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर कर रही है। रेड लिस्ट में 11 और ऑरेंज लिस्ट में 10 और येलो लिस्ट में 22 मुल्कों को शामिल करने की तजवीज़ है। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक के अफराद अमरीका का सिरे से सफ़र ही नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को गालिबन ऑरेंज लिस्ट में रखा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, बेलारूस, हेटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शायद शामिल हैं। इस ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े जो हैं वो महदूद किए जाएंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑरेंज लिस्ट में शामिल मुल्कों के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में 22 मुल्कों को शामिल करने की तजवीज़ है और इस लिस्ट में शामिल मुल्कों के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए गालिबन 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। मेरा ख़्याल है ये सारा कुछ जो हुआ है ये फ़र्स्ट ग्लोबल पाकिस्तान जैसी तंजीमों की काविशों और कोशिशों का नतीजा है और कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में रखा गया है। अब देखें आगे क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, IMF का जायज़ा मिशन की वापसी जो है वो उस पर हुकूमत सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही IMF कर्ज़ की अगली किस्त जारी कर देगा। मगर इक़्तिसादी अमूर के मायानाज़ रिपोर्टर शहबाज राना ने खबर दी है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब के प्रोग्राम के पहले जायज़े पर स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका और IMF ने कहा है कि उन्होंने दौरे के दौरान अमले की सतह के मुआहदे तक पहुँचने की तरफ अहम पेशरफ्त की है। इसके बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हुआ, जो एक तशवीशनाक बात है। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कल कहा था कि IMF के साथ सब कुछ ठीक है। नाज़रीन, आपको एक ख़बर देना भी मकसूद है कि सदर ज़रदारी साहब ने मुल्क के मुक़्तदर हलकों को एक मीठी मीठी सी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी धमकी देने की कोशिश की है इन तमाम हालात में, क्योंकि दहशतगर्दी की वेव है और ज़रदारी साहब ये समझते हैं कि दहशतगर्दी की इस वेव में
मुक्तदर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट एक दबाव का शिकार है, तो उससे फ़ायदा उठाते हुए अपने कुछ सियासी मुतालबात मनवा लिए जाए। लेकिन सुनने में ये आया है कि मुक्तदर हल्कों ने जरदारी साहब की इस धमकी के जवाब में उनको कमोबेश शट कॉल ही दे दी है कि ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। ये मैं अगले किसी वीलॉग में बता दूंगा इसकी तफसील कि जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से या मुक्तदर हल्कों से क्या मांगा है जिस पे उनको फ़िलहाल इनकार हो गया है।